क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त। तो आवारा मसीहा कृत के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, बादल की मृत्यु एकांकी है महादेवी वर्मा का, राम कुमार वर्मा का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। तो बादल की मृत्यु एकांकी है राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है कंकाल है, इरावती है, गोदान है, चित्रलेखा है। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंकाल उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का, इरावती अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे। तो सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है विचार और वितर्क, भारतीय अर्थनीति, धरती के फूल, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है भारतीय अर्थनीति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, धरती के फूल हरिशंकर प्रसाई की रचना है। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है, आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, स्वर्ण युग, अलंकृत काल। तो आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख नंबर है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है, संस्मरण है। तो पागल पथिक मेरे प्यारे बच्चों गद्य गीत विधा की रचना है। और पागल पथिक मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो पागल पथिक रचना है मेरे प्यारे बच्चों राय कृष्णदास की। किसकी है? राय कृष्णदास की। इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती है, नहुस है, आलोक पर्व है, कुटज है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है मेरे प्यारे बच्चों इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और नहुस नाटक है हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चतुर्भुज दास नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चतुर्भुज दास मेरे प्यारे बच्चों अष्टछाप के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं सरस्वती पत्रिका के? तो बिल्कुल सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। चांद पत्रिका के संपादक हैं राम हरख सहगल। कौन है? राम हरख सहगल। और प्रभा पत्रिका के संपादक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो प्रश्न नंबर 2 में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं अच्छे से। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है।
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जन शब्द मिल गया, जन मिल जाए, राष्ट्र, पृथ्वी मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का लोप किसके अभाव में हो जाता है? तो आपने अभी पढ़ा था, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। विरहित और अंतर्निहित शब्दों का अर्थ, तो विरहित का अर्थ है बिना या फिर रहित, अंतर्निहित का अर्थ है भीतरी या छिपा हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। लेखक कहते हैं कि संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जन और भूमि अपनी संस्कृति से रहित हो जाएं तो राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का असली सौंदर्य और यश छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही जीवन का आधार है और यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा, देखिए भाषा शब्द मिल गया, ठीक है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता हम तभी अर्जित कर सकते हैं जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता हम समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की द्रूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्द का प्रवेश होता है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। देखिए भाषा शब्द यहाँ पे है और लेखक इसके हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? तो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखें भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा किस भाव का प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है? तो यहाँ पर देखेंगे भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता क्या उद्देश्य रखती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है? तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर इसका। देखो अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए बता देते हैं व्याख्या। भाषा किसी भी युग समय की पूरी सोच, संस्कृति और चेतना को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और यह शक्ति तभी आती है जब भाषा अपने समय के अनुरूप नए और सटीक मुहावरों, शब्दों और अभिव्यक्तियों को अपनाती है। अन्यथा वह जड़ हो जाती है और समाज की बदलती भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए भाषा का नूतनीकरण यानी नवीनीकरण जरूरी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। निज निज जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे थे महास्वार्थ ने घेरा। के कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरा मन यही सुनता रहे कि धिक्कार है उस रानी के पर जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई जिसने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल के साथ प्रभु के साथ पूरी सभा चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल भरत की माता। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ। इसके बाद पहला क्वेश्चन है
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम केकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रभु राम के साथ केकई ने अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। प्रभु राम के साथ केकई के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाला माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। फिर है, केकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। केकई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसा अनुचित कार्य किए। इसके बाद अगला प्रश्न है, केकई ने प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो केकई के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। केकई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज बचपन का कोमल गात, जरा को पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है परिवर्तन, कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। कवि ने सुख और दुख की क्या समय अवधि बताई है। कवि ने सुख के क्षणों को 2-4 दिन यानी बहुत कम तथा दुख के समय को कल्पों के समान लंबा, लगभग संपूर्ण जीवन बताया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बचपन का कोमल और सुंदर शरीर वृद्धावस्था आने पर कैसा हो जाता है। तो बचपन का कोमल शरीर वृद्धावस्था आने पर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है। वृद्धावस्था की गहरी सांसें किसे उड़ा देती हैं। तो वृद्धावस्था की गहरी सांसें बचपन की ओठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। ठीक है, यानी 4 दिन की चांदनी, सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए बताते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है कि संसार में सुख अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार महीने में चांदनी रात केवल कुछ ही दिन रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख भी केवल कुछ ही दिन रहता है। महीने के शेष दिनों में जिस प्रकार घोर अंधकार का साम्राज्य रहता है, उसी प्रकार संसार में दुखपूर्ण दिन ही अधिक होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी कितने अंक का है, 5 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। 6 नंबर है, बहादुर अथवा खून का रिश्ता कहानी कला के आधार पर समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अथवा लाठी के प्रमुख पात्र के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी 80 शब्द में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का है ये, प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए मिलेंगे और 5 अनुवाद के लिए। तो ये पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसका अनुवाद देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुवाद। गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्योपार्जन पूर्ण कर दयानंद ने अपने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कृतज्ञ करें। अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतीत प्रथम कल्प यानी बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्यशाली सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। ठीक है,
इसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी। हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद वह आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख करके कहा, यह मुझे अच्छा लगता है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। फिर इसका खा है मेरे प्यारे बच्चों। पश्य रूपाण सौमित्रे वनानाम पुष्पशाली नाम सृजतम पुष्प वर्षाण वर्ष तोय मुचाम्यु। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, फूलों से लदे हुए इस वनों की शोभा को देखो। ये उसी प्रकार बादल उसी प्रकार जल की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। ठीक है, ये वृक्ष उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार बादल जल की वर्षा करते हैं। ठीक है, हे लक्ष्मण, फूलों से लदे हुए वनों की इस शोभा को देखो। ये उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार वृक्ष जल की वर्षा, जिस प्रकार बादल जल की वर्षा करते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद है। महान मनुष्यों के मन बिजली से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल है। इस दुनिया से परे लोगों के मन को कौन समझ सकता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 अंक मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 10 का का खा और गा 6 अंक का मेरे प्यारे बच्चों रस अलंकार छंद। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। फिर है 9 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों निबंध, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इसके बाद 12 का है भावुका का संध विच्छेद, तो भव प्लस अका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला सही हो जाएगा। सत प्लस चरितम का संध विच्छेद हो जाएगा सच्चरितम, क्या हो जाएगा सच्चरितम, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रामस तिष्ठित में संधि है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना। तो प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है, पीत कमलम में कर्मधाराय है और पीताम्बा में कर्मधाराय है। इसके बाद 13 का नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट करना है। तो प्रभुत्व में प्रभु शब्द है तो प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। तो इसमें नित्वा में क्या है, नित्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में परितः वृक्षा संत, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी, द्वितीया। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, बीमार होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ होने की स्थिति में प्राचार्य से 1 सप्ताह के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा आपके क्षेत्र में अनाधिकृत भवन बनाए जा रहे हैं, उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।